In this video, we will be discussing infrared spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और स्पेसिफिकली जब इंफ्रारेड रेडिएशन की इंटरेक्शंस को हम पढ़ेंगे तो वो ब्रांच ऑफ स्टडी हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर रेडिएशन जब किसी भी सैंपल में से पास होते हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशन जो है वो जज्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स की वाइब्रेशन होती है और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये डिटेक्ट की जा सकती हैं और इसको हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड के हवाले से ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि सारी ही बॉन्ड्स जो हैं वो आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि सिर्फ वही बॉन्ड्स जो हैं एब्जॉर्प्शन करती हैं जिसमें डायपोल मोमेंट हो। अब डायपोल मोमेंट जो है वो किन बॉन्ड्स में होता है? लेट सपोज आपके पास कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस तरह का बॉन्ड जो है ये पोलर होता है और इसका कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम वेक्टर से यूं रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिन बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट होगा वो आईआर एक्टिव होंगे। आईआर की मालूमात से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसमें हम ये मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं कि एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं, आया मॉलिक्यूल में जो है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और आईआर की नॉलेज से हम ये भी पता चला सकते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। रेडिएशंस जब किसी भी मॉलिक्यूल पर पड़ती हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस जो है वो दो किस्म की होती हैं, एक को स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, दूसरी बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फर्दर जो है वो दो किस्में हैं, एक है सिमेट्रिक वाइब्रेशन, दूसरा है एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशंस। इसी तरह बेंडिंग वाइब्रेशंस की दो किस्में हैं, एक है इन प्लेन वाइब्रेशंस और दूसरा है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें आपके पास ये दो ब्लू जो एटम्स हैं वो एक ऑरेंज एटम के साथ बाइंड हुए हैं। अगर ये दोनों बॉन्ड्स एक ही वक्त में बाहर की तरफ इनको खींचा जाए या बाहर की तरफ ये खिंच जाए तो हम इसको कहते हैं कि इसमें सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हो रही हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो कि एक वक्त में एक जो है वो बाहर की तरफ खींच रहा हो और दूसरा जो है वो अंदर की तरफ आ रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो हो रही है। बेंडिंग वाइब्रेशंस में एक आपके पास इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं और एक है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। अब इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की फर्दर जो है दो किस्में हैं, एक है रॉकिंग और एक है सिजरिंग। अब सिजरिंग की मिसाल ऐसी है जिस तरह कैंची को जब आप चलाते हैं तो क्या होता है कि कैंची का एक ब्लेड इस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो दूसरा ब्लेड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसी तरह से ये सिजरिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं बॉन्ड्स में। अगर ये एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा जो बॉन्ड है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूँ आ रहा है कैंची की तरह, तो इसी वजह से इसको सिजरिंग कहते हैं। इन प्लेन की दूसरी जो किस्म है वो रॉकिंग है। रॉकिंग में क्या होगा, दोनों जो बॉन्ड्स होंगी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर एक वक्त में वो दोनों राइट में मूव करेंगे तो अगले लम्हे दोनों जो है वो लेफ्ट में मूव करेंगी। दिस इज सिमिलर टू द वाइपर्स ऑफ द कार। गाड़ी के जो वाइपर होते हैं वो भी एक वक्त में एक डायरेक्शन में और अगले वक्त में दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन की जो किस्में हैं दैट आर ट्विस्टिंग एंड वेगिंग। वेगिंग में क्या होगा, लेट सपोज अगर ये आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर एक वक्त में दोनों बॉन्ड्स आगे की तरफ आ जाएं, जिस तरह आगे की तरफ बंदा मुड़ जाता है, तो आगे की तरफ जब आ जाएं और एक ही वक्त में फिर दोनों पीछे की तरफ चली जाएं तो इसको हम कहते हैं कि ये वेगिंग वाइब्रेशंस हो रही हैं। लेकिन अगर ये मूवमेंट इस तरह से हो कि एक वक्त में एक बॉन्ड अगर आगे की तरफ आ रहा है तो दूसरा बॉन्ड जो है वो पीछे की तरफ चला जाए, तो इसको फिर
ट्विस्टिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। आईआर में कौन सा बॉन्ड जो है वो कितने एब्जॉर्प्शन करेगा या किस फ्रीक्वेंसी पर पॉसिबिलिटी है कि उसके स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन शो करेगी, उसको हम मालूम करते हैं हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ इज म्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई सी अंडर रूट के डिवाइडेड बाई म्यू। अब इसमें जो म्यू बार है दैट इज वेव नंबर जो कि सेंटीमीटर में है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे कोई भी बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करेगा। मीन्स इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर उस पर आईआर रेडिएशन जो हैं पड़ेंगी तो वो उसकी बॉन्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मैच कर जाएंगी और उसकी वजह से वो बॉन्ड जो है फिर वो वाइब्रेट करेगा। सी जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड है। K इज फोर्स कांस्टेंट, यूनिट्स इसके डाइन्स पर सेंटीमीटर है। K जो बेसिकली टर्म है इसमें ये हमें मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है कि बॉन्ड जो है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। अब बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा इतनी K की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी K की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो बॉन्ड हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। Mu is the reduced mass which is given in grams per atom। रिड्यूस्ड मास किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें m1 जो है मास ऑफ द एटम 1 और m2 इज द मास ऑफ द एटम 2। हुक्स लॉ से हमें दो इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं, एक फोर्स कांस्टेंट के हवाले से और एक रिड्यूस्ड मास के हवाले से। फोर्स कांस्टेंट में ये है कि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैव हायर force constant so they will vibrate at higher frequency। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो उतनी बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 15 डाइन्स पर सेंटीमीटर। और अभी हमने हुक्स लॉ में देखा कि म्यू बार जो है वो अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हायर फ्रीक्वेंसी पर वो बॉन्ड वाइब्रेट करेगा। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो 1650 पर सेंटीमीटर पर होगी। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए के की वैल्यू 5 डाइन्स पर सेंटीमीटर है और इसकी वाइब्रेशन जो है वो 1200 पर सेंटीमीटर पर होगी। तो वी कैन सी वे फ्रीक्वेंसी जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, जैसे कि के जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट में हम ये बताते हैं कि कार्बन के साथ जो एटम बॉन्ड है अगर उसका साइज बढ़ेगा तो रिड्यूस्ड मास भी बढ़ेगा और रिड्यूस्ड मास जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि रिड्यूस्ड मास का और म्यू बार का जो है इनवर्स रिलेशन है। लेट्स सपोज इस एग्जांपल्स में देखें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड होगा तो उसकी वाइब्रेशंस जो है वो 3000 की आएगी। कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड होगा तो 1200, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1100 और कार्बन और कार्बन जो है वो 750। कार्बन एंड ब्रोमीन की फ्रीक्वेंसी 600 पर सेंटीमीटर और कार्बन और आयोडीन की 500 पर सेंटीमीटर। तो इन एग्जांपल्स में देखें जैसे ही कार्बन के साथ जो एटम बॉन्ड है जिससे उसका साइज बढ़ता जा रहा है फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है। आयोडीन का जो है मास 127 है, सबसे ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 500 पर सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रोमीन जो है उसका सेकंड नंबर पर है तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी 600 है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिड्यूस्ड मास जो है वो बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन का भी बहुत इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो बॉन्ड इस ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। sp जो है बॉन्ड which is greater than sp2 which is in turn greater than sp3। sp में ट्रिपल बॉन्ड होता है और sp2 में डबल बॉन्ड होता है और sp3 में सिंगल्स बॉन्ड होते हैं। तो चूंकि इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो
भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। अब sp में आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, अब ये sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं दैट विल बी गिवन एट 3300 पर सेंटीमीटर। अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, मीन्स sp2h हो, कार्बन sp2h हो, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो 3100 पर सेंटीमीटर पर आएगी। और अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन अटैच हो, CsP3h हो, तो इस कार्बन की जो वाइब्रेशंस हैं वो 2900 पर सेंटीमीटर पर आएगी। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp से sp3 की तरफ जा रही है, तो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है। द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक जो है वो रेडिएशन सोर्स है जो कि इंफ्रारेड एनर्जी इमिट करेगा। अब यहाँ से सोर्स में से जब रेडिएशन निकल रही है तो वो यहाँ पर एक मिरर पे फॉल हो रही है। ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके साइड्स पे और मिरर पे की तरफ डायरेक्ट कर रही है। वहाँ से एक जो बीम है वो पास हो रही है सैंपल सेल से, और एक जो है वो रेफरेंस सेल से पास हो रही है। अब ये दोनों जब यहाँ से पास हो जाएंगी, रेफरेंस बीम वाली जो है इसको फिर चॉपर से भी पास कर रहे हैं, बीम चॉपर, और फिर यहाँ से निकल कर ये मिरर, एक और मिरर जो है उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों बीम्स को, सैंपल बीम को भी और रेफरेंस बीम को भी। अब ये जो मूविंग मिरर है ये इसको स्प्लिट की तरफ डायरेक्ट करके एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या जो डिटेक्टर है उसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट करेंगे। वहाँ से ये एम्पलीफायर की तरफ जाएंगे और एम्पलीफायर से ये रिकॉर्ड हो जाएंगे। पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स थे उसमें ये जो स्पेक्ट्रम बनते थे वो टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम होते थे। वो साइंटिस्ट के लिए इजी नहीं होता था कि वो टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम को जो है वो रीड आउट करें या उसमें से डाटा निकालें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अब नए इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कर दिया गया है कि वही सिमेट्री के साथ क्या कर दिया है कि एंड पे कंप्यूटर के साथ जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो लगा दिया गया है जिसको FTIR कहते हैं। और ये ऑपरेशन क्या करता है कि एंड स्पेक्ट्रम को जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम को जो पढ़ना और उसमें से स्ट्रक्चर निकालना आसान होता है, तो इसीलिए अब FTIR के थ्रू जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें FTIR यूज़ किया जाता है फॉर द टेकिंग द IR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड। IR के लिए जो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में फॉर्म में क्या किया जाता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपने FTIR लेना है, उसको जो है सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड प्लेट्स में जो है वो उनके दरमियान पेस्ट कर दिया जाता है और उन प्लेट्स को जो है वो सॉल्ट प्लेट्स कहा जाता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम लेने के तरीके को नीट स्पेक्ट्रम कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं डाला जाता। इसके अलावा FTIR जो है वो सॉलिड कंपाउंड्स का भी दिया जा सकता है। उसका तरीका क्या है कि सॉलिड जो कंपाउंड है कोई भी जिसका आप FTIR लेना चाहते हैं उसको पाउडर्ड KBr के साथ प्रेस कर देते हैं और प्रेस करके उसकी KBr पैलेट्स बना दिए जाते हैं, टेबलेट जितने पैलेट्स जो है सॉलिड बना दिया जाता है और फिर उसके FTIR स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। KBR का एडवांटेज ये है कि ये 400 पर सेंटीमीटर तक जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एब्जॉर्प्शन नहीं करता, तो ये जो आपके कंपाउंड है उसके स्पेक्ट्रम के साथ इसकी ओवरलैपिंग नहीं आती, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि आया जो स्पेक्ट्रम आपके पास आया है वो KBR का है या फिर आपके अपने कंपाउंड का है, क्योंकि KBR आपके कंपाउंड के रीजन में एब्जॉर्प्शन देगा ही नहीं। एक और मेथड जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए है दैट इज नजूल मूल। नजूल मूल जो है दैट इज हाईली बॉइलिंग पेट्रोलियम ऑयल
इसमें क्या किया जाता है कि मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल लेके उसमें जो कंपाउंड है वो ग्राइंड कर दिया जाता है और उसको सस्पेंशन बना दिया जाता है, और उस सस्पेंशन का फिर जो है आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो नोजूल है उसके 229, 24, 1462 और 1377 पर सेंटीमीटर पर एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं। तो अगर इसमें कंपाउंड जो है वो डिज़ोल्व करके आपने आईआर स्पेक्ट्रम लिया है तो आपने फिर ध्यान रखना होगा कि इसमें ये जो पीक्स हैं वो नोजूल की होंगी, वो आपके कंपाउंड की नहीं होंगी। आईआर बैंड्स जो हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं या किस किस्म की उनकी पीक्स आ सकती हैं। तो इसमें 3 किस्में हैं। एक है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है वो किसी भी जो स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड होगा, जिस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग पीक देंगे। स्ट्रॉन्ग पीक जो है वो बेसिकली आपके पास जो अब्जॉर्बन का जितना भी एरिया है वो सबको कवर करेंगे। ये वाला मेजर पीक होगी, बड़ी सी पीक होगी। फिर मीडियम पीक्स हो सकती हैं, मीडियम पोलैरिटी की जितनी भी या एसिमेट्रिक जो बॉन्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्राइल्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड्स हैं जिनकी मीडियम पोलैरिटी होती है, वो इस तरह का मीडियम बैंड बनाते हैं। और कुछ वीकली पोलर कंपाउंड्स जिनकी पोलैरिटी कम हो या जो सिमेट्रिक बॉन्ड्स हों, जैसे कि अल्काइंस में, तो वो वीक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ फिर से आपने याद रखनी है कि जिन बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट नहीं होता या कैंसिल आउट हो जाता है वो आईआर एक्टिव नहीं होती। तो अल्काइंस में जो आपके टर्मिनल अल्काइंस हैं इस तरह से, वो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सिग्नल देंगे, लेकिन अगर सिमेट्रिक है, मीन्स जैसे अगर आपके पास ये यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं और इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फिर आईआर में सिग्नल नहीं आएगा। आईआर बैंड शेप, किस तरह की शेप जो है वो आईआर बैंड की हो सकती है। एक है ब्रॉड, ब्रॉड बैंड जो है वो इस तरह की होती है, और एक है नैरो। नैरो जो है वो थिन और पॉइंटेड पीक्स होती हैं कुछ इस तरह से। आईआर रीजन में दो मेन रीजन होते हैं, एक को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। इसकी रेंज जो है वो 4000 से लेके 16000 पर सेंटीमीटर तक होती है। स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो 4000 से 16000 ये रीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाती है। फंक्शनल ग्रुप रीजन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें बेसिकली तकरीबन सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर आप देखें इधर तो ये 3300 समथिंग पे नाइट्रोजन के साथ जो H है इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आ जाती हैं। इसी तरह 3400 से लेके 200 या 3100 तक OH की स्ट्रेचिंग आती है। फिर 30,000 से लेके 2900 तक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जो है वो शुरू होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की जो रीजन है दैट इज ऑलमोस्ट 2100 की रीजन पे इनकी पीक आ जाती है। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की जो पीक्स हैं वो 600 से लेके 1800 या 1860 की रीजन में आ जाती हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेंजीन वगैरह, उसके 600 या 1600 या 1600 से कम की रीजन में भी आती हैं पीक्स। दूसरा जो रीजन है आईआर में दैट इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट रीजन, जिसकी रेंज जो है वो 600 से लेके 1400 पर सेंटीमीटर तक है। ये वाली फिंगरप्रिंट रीजन है। अब यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ज़्यादातर ओवरटोन्स कहलाती हैं, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं इस लेवल पर आपकी रिकग्निशन के लिए, उसमें से स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन वो भी आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो देती हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और वो सब्सटीट्यूटेड है, तो आया वो सिंगली सब्सटीट्यूटेड है या डबली सब्सटीट्यूटेड है। अगर डबली है तो वो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है या मेटा है या पैरा है, तो वो सब्सटीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें फिंगरप्रिंट रीजन से मिल सकती है। Now let us look at some spectrums, basic spectrums of some functional groups. अल्केन्स के जो है पहले हम देख लेते हैं। ये एक कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रम है। दिस इज एन हेक्सेन।
एन हेक्सेन में आपके पास सारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम में शो होंगी वो ज़्यादातर CH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी। अब हम चूंकि ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ये CsP3H होगा। CsP3H की लिए जो बॉन्ड होती हैं वो 2900 की रीजन में आती है, तो यहाँ पर इसकी पीक्स आई हुई है और इसकी जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं CH बेंडिंग वाइब्रेशन वो थोड़ी सी मीडियम और वीक पीक्स हैं, वो 1450 की रीजन में आई हुई हैं। This is the spectrum of alkenes and this is 1 हेक्सीन बेसिकली। अब 1 हेक्सीन में एक तो हमारे पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ये वाला, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं दो, तो इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी और वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आपके पास होंगी तकरीबन 3100 की रीजन में, जो कि 3080 यहाँ पर शो किया हुआ है या 3100 सेम थिंग है। इसके अलावा इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी 1600 पे और कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो 1400 की रेंज में आएंगी। तो इससे हम पता चला लेंगे कि ये जो है अल्कीन है। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ अल्काइंस। यहाँ पर अल्काइंस के दो स्पेक्ट्रम जो हैं वो बने हुए हैं, एक है सिमेट्रिक और अल्काइन और एक है अनसिमेट्रिक अल्काइन। जो फर्स्ट है दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ 1 ऑक्टाइन। अब 1 ऑक्टाइन में क्या है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल को अगर आप इस जगह से डिवाइड करें तो मॉलिक्यूल का ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर नहीं है, तो अनसिमेट्रिक अल्काइन है ये। अब इस अनसिमेट्रिक अल्काइन का जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जो रीजन है 2100 के आसपास उसकी लाइन आ गई और इसके अलावा जो इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी स्ट्रेचिंग आएगी 3300 पे। तो इससे हमें पता जब 3300 पे हम देखेंगे कि लाइन आई हुई है तो इससे पता चल जाएगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड के साथ जो हाइड्रोजन है वो मौजूद है। तो फिर जब इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि ये है देन वी कैन सर्च फॉर द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो 2100 की रीजन में लाइन होगी। अब जो दूसरी एग्जांपल है वो है 4 ऑक्टाइन की। 4 ऑक्टाइन जो है वो सिमेट्रिक अल्काइन है, मॉलिक्यूल का देखिए मॉलिक्यूल के एक साइड दूसरी साइड के बराबर है। अब इसमें जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेच है वो नहीं होगी, ये जगह खाली है। अगर ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को नीचे वाले से कंपेयर करें तो इस रीजन में जो 3300 की रीजन में ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पीक है, जबकि नीचे वाले स्पेक्ट्रम में यहाँ पर कुछ खास लाइंस नहीं है। और यहाँ पर फिर जो 2900 की रीजन में स्ट्रेचिंग है जो कि ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में भी है, ज़ाहिर है इसमें भी ये CH2 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 ग्रुप्स हैं, इसमें भी लगे हुए हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, तो 2900 पे उनकी पीक्स आई हुई हैं। लेकिन फिर देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड था वो सिमेट्रिक है, तो इस वजह से IR इनएक्टिव होगा और यहाँ पर 2100 की रीजन में कोई भी लाइन नहीं है, जबकि ऊपर के स्पेक्ट्रम में लाइन थी जो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल के बॉन्ड के लिए थी जो अनसिमेट्रिक था। यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होगी और यहाँ पर इसके अलावा बाकी जो है कार्बन हाइड्रोजन की बेंडिंग वाइब्रेशंस 1400 की रीजन में होंगी। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के IR स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें OH स्ट्रेच होगी, एक ब्रॉड सी पीक होगी 3400 से लेके 3100 या 3200 की रीजन में काफ़ी ब्रॉड सी पीक होगी। जैसे ये वाली देखिए, यहाँ से ये ब्रॉड पीक बनी हुई है। तो जैसे ही आपको स्पेक्ट्रम में इस तरह की लाइन नज़र आ जाए 3400 की रीजन में, तो आप समझ लें कि इसमें ज़रूर OH ग्रुप जो है वो होगा। ये जो स्पेक्ट्रम है ये 1 ब्यूटानॉल का है। 1 ब्यूटानॉल में ये CH3 में या CH2 में जो है ऐसे कार्बन एटम्स हैं जो sp3 कार्बन से अटैच है, तो उसकी जो लाइन है वो 2900 की रीजन में आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें चूंकि अल्कोहल है तो कार्बन और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड होगा जिसकी तकरीबन 1200 की रेंज में जो है वो एक मीडियम साइज की पीक जो है वो बनी होगी।
द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम इज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दोनों का जो है हम कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में सबसे जो मेजर फर्क होता है वो ये है कि एल्डिहाइड के लिए जो कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसकी स्ट्रेचिंग और बाइंडिंग वाइब्रेशंस आती हैं। इसकी वाइब्रेशन एक 27-20 और 28-20 पर आती हैं। जब भी किसी स्पेक्ट्रम में ये लाइंस मौजूद हों तो आंखें बंद करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है एल्डिहाइड मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये 27-20 और 28-20 पर वीक इंटेंसिटी के या मीडियम इंटेंसिटी के पीक्स जो हैं वो होंगी। इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कार्बोनिलिक कार्बन है इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो 1700 की रीजन में होंगी, 1720 समथिंग। तो ये जो पीक होगी वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की होगी। तो ये पीक है ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की 1720 पी जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए है। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए अगर एल्डिहाइड और कीटोन के स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें तो एक तो फर्क ये होगा कि कीटोन्स के स्पेक्ट्रम में ये 27-20 और 28-20 वाली पीक्स नहीं होंगी, क्योंकि कीटोन्स में क्या होता है कि कार्बोनिलिक कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो एक तो ये पीक्स नहीं होंगी। फिर कीटोन की आपके कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेच है वो तकरीबन 17-18 की रीजन पे होगी। और ये भी स्ट्रॉन्ग पीक होगी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह एल्डिहाइड्स में थी। और इसके अलावा बाकी जो ये हैं ये फिर आपके CH बाइंडिंग वाइब्रेशन जो है वो होंगी। तो लास्ट एग्जांपल इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी बेसिक पहचान होती है IR में। इसका OH स्ट्रेच, C डबल बॉन्ड O के साथ जो OH लगा होता है इसकी स्ट्रेच और उसका रीजन जो है दैट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 3600 से लेके 2900 या समथिंग रीजन में ये आ जाता है। और ये ब्रॉड सी पीक होती है ये वाली। तो इस ब्रॉड से पीक को आप जब देखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें, और ये स्टार्ट भी 3600 से हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जो कंपाउंड है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। इसके अलावा जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी और जिसकी स्ट्रॉन्ग पीक होगी ऑलमोस्ट 1700 की रीजन में। और इसके अलावा बाकी जो है ये फिर आपको वो पीक्स दी हुई हैं जो कि CH बाइंडिंग वाइब्रेशंस के लिए होंगी। तो IR में किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि आपको जो मेन पीक्स हैं कंपाउंड्स की वो याद होनी चाहिए, जिस तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड की है या अल्कोहल्स की भी है, एल्डिहाइड के लिए है, या जिस तरह की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है वो 2100 की रीजन में आती है। तो ये पीक्स जब याद होती हैं तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो इलिसिडेट कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो अननोन कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो सकता है।